रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम लोग करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली 15.1 जो है वो न्यूमेरिकल आपका शामिल है सिलेबस में, तो पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो बेटा, इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करूं, आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। वो ये कि बेटा, जो आपको न्यूमेरिकल आता है ना आपके पेपर में, इट कंटेन्स 3 मार्क्स। अब आप में से कोई बच्चा ये समझे अगर कि उसे न्यूमेरिकल नहीं आता, तो इसका मतलब कि उसने 3 मार्क्स को लूज़ कर दिया है। तो एक्चुअली जो मार्क्स को डिवाइड किया होता है ना एग्जामिनर ने चेक करने, वो इस तरह से होता है कि वो 3 मार्क्स को 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देता है। हर एक स्ट्रीम का एक एक नंबर होता है। जैसे जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसका गिवन डाटा लिखने का एक नंबर होता है, फिर बेटा उसका फार्मूला और कैलकुलेशन करने का एक नंबर होता है। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। और थर्ड काम होता है उसका प्रॉपर सही वाला आंसर लिखना, और आंसर में अगर कोई यूनिट है तो यूनिट को लिखना। अगर आपको फ़र्ज़ करें न्यूमेरिकल नहीं आता कंप्लीट, तो आप गिवन डाटा को लिख देते हैं, तो यहाँ तक आपको एक नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से मार्क्स को लूज़ नहीं करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल नंबर 15.1। चूँकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपने बुक से ख़ुद देखनी है। हाँ, स्टेटमेंट में जो वो बात कह रहा है उस बात को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास ना एक रॉड है, ठीक है जी। इस रॉड को आप जब मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, तो इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है वो क्या है, 0.22 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये रॉड मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ को मैं E1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू गिवन की हुई है। उसके बाद सेकंड वो ये कहता है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग मूव करवा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ आपको गिवन है। फिर वो कहता है ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए होगी, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप इंक्रीज़ करें तो कितना इंक्रीज़ करें कि अब इस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ 1.5 वोल्ट हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा लास्ट पे वो ये स्टेटमेंट कहता है कि अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो हमेशा क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो आइए हम लोग गिवन डाटा देखते हैं। इसी तरह अगर आप लिखते हैं E1, B1, B2 और E2, ये गिवन डाटा है जो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल से फाइंड आउट किया है। तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिल जाता है। सो आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम मोशनल ईएमएफ वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। वहाँ पे था कि इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है VBL के। फर्स्ट इंड्यूस ईएमएफ के लिए मैंने VB1L लिखा है। यहाँ पे मैंने E1 और B1 लिखा है, V और L के साथ मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि गिवन इक्वेशन में उसने कहा भी हुआ है कि जो आपका अदर फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। उसके बाद EMF2 के लिए इक्वेशन बनती है VB2L। इसे कहते हैं इक्वेशन 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए B2 की वैल्यू, ठीक है जी। तो B2 की वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 1 से। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड की, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया। तो देखिए E2 डिवाइडेड बाई E1, VB2L डिवाइडेड बाई VB1L। तो यहाँ से देखें L से और VV से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बच गया E2 ओवर E1। यहाँ से बच गया बेटा B2 ओवर B1। हमें बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए B2 की वैल्यू। तो B1 यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तमाम गिवन डाटा को जब मैं फिल करूँगा, तो यहाँ पे मैंने E2 की वैल्यू फिल की, E1 की वैल्यू फिल की, और साथ में बेटा मैंने B1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो आपने सारे न्यूमेरिकल को करना है, तो टोटल रिज़ल्ट आ जाएगा 0.73 टेस्ला। तो इसका मतलब अगर आप B2 को 0.73 टेस्ला वैल्यू रखते हैं, अब जो EMF इंड्यूस होगा वो 1.5 वोल्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 15.2 है बेटा। आपने स्टेटमेंट फिर इसकी खुद पढ़नी है, मैं जस्ट स्टेटमेंट को समझाता हूँ। वो कहता ये है कि आपके पास ना एक कंडक्टिंग वायर है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। इस कंडक्टर की जो लेंथ, कंडक्टिंग वायर की लेंथ है वो है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि इस लेंथ के वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर
हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेट की हुई है जिसकी वैल्यू है 0.5 टेस्ला। उसके बाद वो कहता ये है कि बेटा अगर मैं इस कंडक्टिंग मटेरियल को क्या करूं, 60 एंगल बनाऊं इस हॉरिजेंटल प्लेन के साथ और इसको बेटा मैं मूव करवाऊं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जारी बात है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। जबकि इस हॉरिजेंटल पड़ी हुई जो वायर है इसको आपने जिस स्पीड के साथ मूव करवाना है इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो स्पीड है बेटा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, इस वायर का इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो बेटा सबसे पहले गिवन डाटा की अगर बात करें तो हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर दी हुई है जो कि सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल दी हुई है दैट इज़ आल्सो इन सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 1 मीटर पर सेकंड। और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 0.5 टेस्ला। आपने इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो बेटा यहाँ से देखें, हमने ईएमएफ को इंड्यूस जो होगा मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में ये फार्मूला पढ़ा था कि ई बराबर होता है VBL साइन ऑफ थीटा के। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आएगा बेटा, ये इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो ये कि थीटा जो है एंगल वो बिटवीन B एंड L है। दोबारा सुनिएगा, थीटा इज़ एंगल बिटवीन B एंड L। इस केस में यहाँ पे बच्चे करते क्या हैं कि वो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू 60 डिग्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है ये V और L के दरमियान है, जबकि थीटा ये वाला एंगल असल में B और L के दरमियान होता है। तो B और L के दरमियान जो एंगल है थीटा वो फाइंड आउट करेंगे। सो बेटा इनिशियली जब हम इसे मूव नहीं थे करवा रहे तो दोनों में एंगल कितना था, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अब मैंने L को मूव करवाया है कितना एंगल, 60 डिग्री। तो अब जो थीटा एंगल होगा वो टोटल कैसे निकलेगा कि 90 डिग्री में से अगर आप 60 डिग्री माइनस करोगे तो फाइनल एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल थीटा होगा बिटवीन B एंड L वो 60 नहीं बल्कि क्या होगा बेटा 30 डिग्री। सो यहीं से बेटा अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो V की वैल्यू आई थी 1, B की वैल्यू 0.5 और L की वैल्यू भी 0.05 और साइन साथ में आ जाएगा 30 डिग्री। तो ओवरऑल जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻²² वोल्ट। तो ये बेटा आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है सेकंड। रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 15.3 है बेटा। इसके भी स्टेटमेंट आपने खुद पढ़नी है। हाँ, जो वो स्टेटमेंट में कह रहा है वो मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। वो कहता है कि हमारे पास ना एक कॉइल है, इस कॉइल के जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो 10 हैं। ओके, इस कॉइल को हम क्या करते हैं, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है। तो फ़र्ज़ करें मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो सिलेक्ट किया है वो इनटू द प्लेन है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप इस कॉइल को क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। तो इनिशियली जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड था वो था 0.05 टेस्ला। तो आपने इसको 0.1 सेकंड टाइम के लिए जब मूव करवाया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 से चेंज होके बन गया B2 डैट इज़ 0.06 टेस्ला। तो यहाँ पे जो हर एक कॉइल का एरिया है वो बेटा गिवन किया हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ की वैल्यू को आपने बेटा कैलकुलेट करना है। सो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है दो स्टेट्स में, इनिशियल से फाइनल में जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा बल्कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू लिखी तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.01 टेस्ला। सो हमने ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो गिवन डाटा में देखें एन की वैल्यू गिवन है, डेल्टा बी हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा टी गिवन है और एरिया ऑफ द ईच कॉइल गिवन है। तो हमने ईएमएफ इंड्यूस को कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ
EMF इंड्यूस बराबर होता है n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो हमें तो डेल्टा फाई कहीं पे भी नज़र नहीं आया। सो डेल्टा फाई की हमने चैप्टर नंबर 14 में डेफिनेशन पढ़ी थी, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमारा फ्लक्स। तो इसका मतलब जहाँ पे फ्लक्स होगा वहाँ पे डेल्टा बी इंटू ए को रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बन जाएगी एन एज इट इज़, डेल्टा फाई की जगह आ गया डेल्टा बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी। तो ये तमाम की वैल्यूज़ को जब पुट किया तो फाइनल बेटा जो हमारे पास एवरेज EMF आएगा वो होगा 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो उम्मीद है कि आपको तीनों न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।